हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजी 509 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो उसमें हम लोगों ने 508 तक पढ़ लिया है। अब आज के इस वीडियो में एजी 509 को देखेंगे, ठीक है। और ये जो मैं 5-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा एग्जाम में इसमें से 1 से 2, 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। और आपका एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो गया, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया एक नोटिस के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जानने से पहले देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता है बौद्धिक संपदा। यहाँ बौद्धिक संपदा का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए कि बुद्ध से नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक संपदा का मतलब बुद्ध से नहीं है, आपके बुद्धि से है, ठीक है। बौद्ध बुद्ध को आप लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से यहाँ बौद्धिक संपदा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग को बौद्धिक का मतलब है अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बौद्धिक संपदा जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, इसको मानव मस्तिष्क की उपज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मनुष्य जो होता है ना, अपने मस्तिष्क द्वारा कोई उपज किया जाता है, कोई रचना कर देता है, तो उसी को बोल दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपके मन में, आपके दिमाग में कोई एक कविता आई, आपने उस कविता को लिख दिया, तो वह जो कविता हो गया वही आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वही आपका बौद्धिक संपदा हो गया, ठीक है। अब आपने जो कविता लिखा है, उस कविता के स्वामी आप हो गए, तो आपको यह अधिकार हो जाएगा कि आप उसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, और जब चाहे तब दूसरे को यूज करने दे सकते हैं। आपके परमिशन के बिना दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो यही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वह है कि आपने कविता को लिखा अपने दिमाग के मस्तिष्क से, मस्तिष्क के उपज से, ठीक है। मतलब कविता आपका क्या हो गई? मस्तिष्क का उपज हो गया। उस उपज का आप स्वामी हो गए। लेकिन जो आपका उपज है, आप चाहें तो उसे दूसरे को यूज करने के लिए दे सकते हैं, नियम के अनुरूप रहकर, ठीक है। यदि आप चाहें तो उसको दूसरे को यूज करने दे सकते हैं, यदि आप चाहें तो उसे यूज किसी को करने नहीं दे सकते हैं। इसका आपके पास अधिकार प्राप्त होगा। तो यही जो अधिकार, इसी को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या बौद्धिक संपदा अधिकार। चलिए देखते हैं, अब समझ गए होंगे क्या होता है फिर भी। तो यह एक प्रकार की भौतिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य की रचना होती है। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है कि यह एक भौतिक संपत्ति होती है। भौतिक संपत्ति मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एक खेत हो गया, तो ये सब बौद्धिक संपत्ति नहीं है। बौद्धिक संपत्ति मतलब हो गया आपने कोई रचना कर दिया, आपने कोई आविष्कार कर दिया, ये सब क्या, ये सब आपका है बौद्धिक संपत्ति, ठीक है। तो यह एक प्रकार की बौद्धिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य की रचना होती है। कोई भी बौद्धिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। कोई भी बौद्धिक संपत्ति, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, वह किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। जैसे आपको कोई आविष्कार करना है, ठीक है। आविष्कार में क्या करेंगे, आपके साथ 2-4 लोग और लगेंगे, तो उनका भी उसमें मस्तिष्क लगेगा, उनका भी उसमें दिमाग लगेगा। तो यही बोला जा रहा है कि कोई भी बौद्धिक संपत्ति जो होता है, वह किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज होती है। मतलब जब 4 लोग उसको आविष्कार करने में लग जाएंगे, आपका जो आविष्कार है वह सफल हो जाएगा, तो उसमें 4 लोगों का बुद्धि लगा, 4 लोगों के मस्तिष्क की उपज वहां पर लगी है, 4 लोगों के मस्तिष्क का उपज वह है। तो उसमें से आप लोग क्या हो जाएंगे, उसके स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। और वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी होता है। क्या हो जाएगा? जिसने उस आविष्कार को किया है, वह उस संपत्ति का स्वामी हो जाएगा। संपत्ति के स्वामी को उसका उचित उपयोग करने या किसी अन्य व्यक्तियों को नियमानुसार उपयोग करने देने के लिए अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो संपत्ति का स्वामी होता है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वह उस संपत्ति को किसी को यूज करने दे या यूज करने न दे, ठीक है। उसको उसे अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है। यही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा अभौतिक संपत्ति होती है, ठीक है। बौद्धिक संपदा अभौतिक संपत्ति होती है जिसे भौतिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सॉरी, मैंने आप लोगों को सबसे ऊपर बोल दिया था कि यह एक प्रकार की भौतिक संपत्ति है, तो यह एक प्रकार की अभौतिक संपत्ति, इतना ध्यान दीजिएगा, गलती से भौतिक हो गया था। तो ये एक प्रकार की अभौतिक संपत्ति है। और बौद्धिक संपदा जो होता है, वह अभौतिक संपत्ति होती है जिसे भौतिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जिसे क्या किया जाता है? भौतिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कविता लिखा,
तो कविता मैंने लिखा अपने माइंड से, अपने दिमाग से, दिमाग के मस्तिष्क के उपज को हमने लिख दिया किसमें, एक कॉपी पे लिख दिया। वो जो कॉपी हो गया वो क्या हो गया, वो भौतिक हो गया। तो मैंने अपने दिमाग की जो अभौतिक संपत्ति थी उसको भौतिक रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो उसी को बोला जाता है कि बौद्धिक संपदा जो होता है वो अभौतिक संपत्ति होती है, जिसे भौतिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, बौद्धिक संपदा मानव मस्तिष्क की उपज है। दुनिया के देश कई सदियों से अपने अपने कानून बनाकर इन्हें सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, कुल मिलाकर 24 देश हैं, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो दुनिया के सभी देश अपने अपने कानून बनाकर इन्हें सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। इसके लिए सन 1994 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 24 देश हैं, ठीक है, 24 देश ने मिलकर यह एक संस्था बनाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस संस्था को बनाया, इस संस्था के अंतर्गत एक समझौता हुआ, ट्रिप्स समझौता, ठीक है। कौन सा समझौता हुआ, ट्रिप्स समझौता। इसका ट्रिप्स का पूरा नाम है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस ट्रिप्स का पूरा नाम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या है, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। देखिए यह 1 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन आज के समय जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वह 3 नंबर में हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आपने यदि इसमें से थोड़ा सा भी पॉइंट लिखा, यही जो पूछ दिया है ट्रिप्स का पूरा नाम मैंने आप लोग बताया, तो इस पे 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वह 3 नंबर का अब हो गया है। चलिए आगे चलते, थोड़ा सा देखते इसी में। अब बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं जैसे आविष्कारों, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों और प्रतीकों, नामों और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले चित्रों के लिए दिया गया अधिकार है, ठीक है। इनके पास इतना पावर होता है कि वह चाहे तो अपने जो भी इनका बौद्धिक संपदा है, जो भी इनका इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वह किसी दूसरे को यूज करने दें, या चाहे तो या नहीं यूज करने दें, ठीक है। तो यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ट्रिप्स में जो होता है, ट्रिप्स मैंने अभी आप लोग बताया कि WTO के अंतर्गत एक ट्रिप्स समझौता हुआ था। उस समझौता में कुल 8 भारतवर्ष में निम्न 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, जिसमें पहला है आप लोगों का द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह 2002 में हुआ था। उसके बाद द कॉपीराइट एक्ट 1957 में हुआ था। उसके बाद द डिजाइन एक्ट सन 2000 में हुआ था। उसके बाद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, यह 1990 में हुआ था। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा तो आगे बता दूंगा दूसरे वीडियो में। उसके बाद अगला द पेटेंट एक्ट 1970। उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट, ये देखिए जो द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बताया जाएगा। उसके बाद द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेयर डिजाइन एक्ट 2000। उसका द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इनके अलावा 2 क्षेत्र और है जिनके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित किया जाता है, जिसमें पहला ट्रेड सर्किट और दूसरा है संविदा कानून। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है खत्म। कुल मिलाकर बौद्धिक संपदा अधिकार आप लोग समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा आप लोग कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप लोग कहीं पर देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेटेंट क्या है, विस्तार से समझाइए। पेटेंट क्या है, विस्तार से समझाइए। देखिए मैं आप लोग बता दूं ना, यह जो आप लोगों का सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप लोग पेपर में देखेंगे, आप लोग को जहां देखेंगे तहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट। देखिए इसमें 4 से 5 ही क्वेश्चन बनेंगे, 4 से 5 जगह से ही क्वेश्चन बनेंगे। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से। एक तो आप लोगों का बनेगा पेटेंट से, ठीक है, एक पेटेंट से बनेगा, एक बनेगा WTO, एक बनेगा ट्रिप्स, ठीक है, पेटेंट, ट्रिप्स, और आप लोगों का एक बनेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और एक बनेगा फार्मर एक्ट से, ठीक है। यही 5 टॉपिक मैंने जो बताया ना, यदि आप लोगों ने इन सभी 5 टॉपिक को पढ़ लिया तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में और कुछ है ही नहीं, तो पूछेंगे कहाँ से। तो चलिए देखते हैं पेटेंट क्या है, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन है तो पेटेंट एक प्रकार का एकाधिकार है। क्या है, एक अधिकार है। पेटेंट क्या है, एकाधिकार है। एक अधिकार और एकाधिकार में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पेटेंट एक प्रकार का एकाधिकार मतलब इसका सिर्फ एक लोग को अधिकार है। किसको अधिकार है,
अभी आगे आप लोग समझ में आ जाएगा। पेटेंट एक प्रकार का एकाधिकार है, मतलब एक लोग को अधिकार है जो किसी आविष्कारक या उसके उत्तराधिकारी द्वारा कानून सत्यापित व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए निश्चित समय अवधि तक प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई आविष्कार किया, ठीक है, तो आपने आविष्कार किया तो आपका कोई, आपने किसी को नामित किया है या आपने किसी को उत्तराधिकारी बनाया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको यदि आपको पेटेंट लेना, पेटेंट मतलब यह होता है ना कि आपने कोई आविष्कार किया तो आप उसको कहीं पर बेचना चाहते हैं तो आप पेटेंट का के अंतर्गत अपना एक लाइसेंस बनवाएंगे। लाइसेंस बनवाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसको कोई और नहीं बेच सकता है आपके अलावा। उससे एक निश्चित सीमा होती है 20 वर्ष तक। 20 वर्ष, जैसे मान लीजिए आपने एक पेन बनाया, ठीक है, मान लीजिए आज के समय में विन एक्सटेंड का जो पेन है वह चल रहा है बहुत अच्छा खासा, तो विन का आपने एक पेन बनाया, आपने पेटेंट अधिकार को ले लिया है, ठीक है, पेटेंट राइट को ले लिया है, आपका जो पेटेंट राइट है उसको आपने ले लिया है सरकार से। तो आप क्या करेंगे, आपका जो विन का पेन है ना, आप ही सिर्फ उसको बेच सकते हैं, कोई और चाहे उस पेन को बेचना तो वो नहीं बेच सकता। यदि वो बेचेगा तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है पेटेंट, मतलब आपका जो आविष्कार उसको सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, आप ही बेच सकते हैं, आप ही उसका व्यापार कर सकते हैं, कोई और उसका व्यापार नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पेटेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ विन का, मतलब आपने यदि पेन बनाया तो कोई पेन भी नहीं बनाकर बेच सकता है, ठीक है। अभी तो नहीं तो कॉपीराइट मतलब कॉपी कर लेंगे ना, तो ऐसी बात, आपने कोई आविष्कार किया तो ऐसा नहीं कि उसकी आविष्कार दूसरा कोई कर ले। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक मशीन बनाई, ठीक है, कोई एक मशीन बना दी, अब आप यदि देखकर कोई दूसरा मशीन बनाना चाहे तो वो भी बना देगा, लेकिन आपने मशीन बनाने के बाद क्या किया, अपना पेटेंट अधिकार को ले लिया, पेटेंट राइट को ले लिया, तो उसके बाद कोई दूसरा जो रहेगा वह उस मशीन को नहीं बना सकता। यदि वो बनाएगा तो उसके ऊपर उचित कार्यवाही, कानूनी कार्रवाई आप लोग करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पेटेंट का मतलब यही होता है। तो पेटेंट क्या होता है, एकाधिकार होता है। पेटेंट का एक के लिए, एक के ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। पेटेंट जो होता है वो सरकार के द्वारा दिया गया एक अधिकार होता है जो एक व्यक्ति को दिया जाता है, जो किसी आविष्कार या उसके उत्तराधिकारी द्वारा कानून से सत्यापित व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए निश्चित समय अवधि तक प्रदान किया जाता है। ध्यान समझ में आ गया जो मैंने बोला था। तो समय अवधि में आविष्कारक अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वह अपने आविष्कार का व्यापारीकरण कर सके तथा आर्थिक लाभ उठा सके, या क्या कर सके, अपने आविष्कार अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वह अपने आविष्कार का व्यापारीकरण कर सके तथा उससे आर्थिक लाभ उठा सके। एक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन का अमूल्य समय और धन किसी आविष्कार के पीछे लगाता है, तब जाकर वह कामयाब हो पाता है, ठीक है। ये जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन का अमूल्य समय और धन किसी आविष्कार के पीछे लगा देता है, तब जाकर कहीं पर वह कामयाब हो पाता है। पेटेंट जो होता है उस व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित एक उपलब्धि होता है। पेटेंट जो होता है आविष्कारों को या उसके उत्तराधिकारी को सरकार द्वारा निर्धारित एक उपलब्धि होता है जिसका लाभ उसे 20 वर्षों तक मिलता है। 20 वर्षों के बाद यह पेटेंट आविष्कार पूरे समाज या देश की संपत्ति कहलाती है, ठीक है। उसके बाद यह पूरे देश की संपत्ति कहलाने लगती है। तो यही था पेटेंट। पेटेंट के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, थोड़ा सा पेटेंट के बारे में और है। कोई आविष्कार वास्तव में तभी पेटेंट करवाया जा सकता है जब वह नया, कहीं भी उसका विवरण नहीं हो, ठीक है। अब यदि आप चाहेंगे कि जैसे इस टाइम तो बहुत सारा पेन आ गया, आप चाहेंगे कि जाके फिर से आप पेटेंट करवाएं पेन का, तो पेटेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पेटेंट उसी चीज का करवाया जा सकता है जिसका कोई विवरण नहीं हो, जो पहले से उपलब्ध नहीं हो, साथ ही वह उपयोगी भी हो, जिसका उद्योग में भी बहुत उपयोग हो, ठीक है। तो कोई भी आविष्कार वास्तव में तभी पेटेंट करवाया जा सकता है जब नया हो, कहीं भी उसका विवरण उपलब्ध नहीं हो, साथ ही साथ वह उपयोगी भी हो, जिसकी औद्योगिक उपयोगिता हो। अधिकार पेटेंट अधिकारी के तहत किसी आविष्कार को सुरक्षित करने के लिए यह जरूरी है कि अपने आविष्कार की प्रक्रिया, उपयोगिता आदि का उल्लेख उस देश में जहां पेटेंट सुरक्षा चाहते हैं कि पेटेंट कार्यालय उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में भरे। मतलब आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा पेटेंट लेने के लिए, जहां पर आप लोगों को जिस देश में आपको पेटेंट चाहिए उस देश में क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि वहां के उपलब्ध जो कि वहां के निर्धारित दस्तावेज के रूप में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पेटेंट। पेटेंट समझ के होंगे। देखिए, पेटेंट मतलब वही होता है कि आपने कोई एक आविष्कार किया, उस आविष्कार को कोई दूसरा न कर सके, इसके लिए क्या बनाया जाता है, पेटेंट करवाया जाता है। पेटेंट यदि आपने करवा दिया तो 20 साल तक उसको कोई नहीं बनवा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण की व्याख्या कीजिए। पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण की व्याख्या कीजिए। देखिए कृषक अधिकार संरक्षण पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण 2001 एग्जाम में पूछता है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अभी इसमें सिर्फ आप लोग बताऊंगा कि पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने पादप किस्म, पादप प्रजनन तथा कृषि अधिकारों की रक्षा हेतु वर्ष 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया। 2001 में क्या लागू किया? पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया। कब? 2001 में। किसने? भारत सरकार ने। यह अधिनियम पादप प्रजनकों द्वारा अनुसंधानकर्ताओं के साथ साथ पादप सामग्री के संरक्षण, सुधार तथा नई पादप किस्मों के विकास हेतु आनुवांशिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले कृषकों को भी कई अधिकार तथा मान्यता प्रदान करता है। पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला हम लोग अधिकार देखेंगे पादप प्रजनकों का अधिकार। तो पादप प्रजनक को क्या अधिकार होता है? तो प्रजनक जो होता है वह अपनी किस्मों को पंजीकृत कर सकता है, जिससे उसे संरक्षित किस्म के उत्पादन, उसकी बिक्री, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, पादप प्रजनक जो होगा, प्लांट ब्रीडर जो होगा, वह अपनी पादपों को पंजीकृत कर सकता है, उसकी जो वैरायटी होगी उसको क्या कर सकता है? पंजीकृत कर सकता है, जिससे उसे या निर्यात या एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है, जिससे उसी को सिर्फ एकमात्र अधिकार प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पेटेंट में बताया, तो क्या करेगा? पेटेंट करवा लेगा, बोल सकते हैं। वे प्रजनक बीजों के बहुगुणन एवं उनकी बिक्री के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? एक नियुक्त कर सकता है अपने वर्कर के रूप में, और वो अधिकारों को उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। उसके बाद दूसरा अधिकार अनुसंधानकर्ताओं को मिला है। तो अनुसंधानकर्ता प्रयोग अथवा अनुसंधान के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता जो है वह प्रयोग अथवा अनुसंधान के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है। उसे नई किस्म विकसित करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग में लेने का अधिकार होगा। जो अनुसंधान करता होगा वह किसी भी पंजीकृत किस्म को यूज कर सकता है, उसके पास इतना अधिकार है कि वह किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकता है। परंतु ऐसी नई किस्म का पैतृक रूप बार बार उपयोग करने के लिए उस किस्म के प्रजनक से आधिकारिक रूप से पूर्व अनुमति होगी। ठीक है, लेकिन बार बार उसका उपयोग करने के लिए उसका जो पैतृक है, जो प्लांट ब्रीडर है, उसको उससे अनुमति लेनी होगी। तो आप देखेंगे कृषकों का अधिकार। तो भारतीय अधिनियम का कृषक अधिकार खंड अध्याय 6 भारतीय अधिनियम का कृषक अधिकार खंड अध्याय 6 विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है, जो कृषकों को अत्यधिक महत्व देता है। जो क्या करता है? कृषकों को अधिक महत्व देता है। देखते हैं, चलिए इन सभी को इतना विस्तार में बताया, हम आप लोग थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है पहले से ही। तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण या पादप किस्म कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। तो पादप किस्मों, कृषकों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना हेतु यह आवश्यक समझा गया कि कृषकों के नए पादप किस्मों के उपलब्ध पादप संसाधन के विकास, उन्हें सुरक्षित करने व उन्हें सुधारने की दिशा में उनके द्वारा किए गए किसी भी समय किसी भी प्रयास को मान्यता प्रदान करने के लिए कृषकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त कृषि विकास में तेजी लाने के लिए प्रजनकों के अधिकार प्रदान करना भी आवश्यक है, ताकि नए पादप किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। तो इसी प्रकार की सुरक्षा से बीज उद्योग के विकास में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज व रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारत सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौते को समर्थन प्रदान किया और इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए। उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 लागू किया। ठीक है, इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हुई, जो NASC कॉम्प्लेक्स DPS मार्ग निकट टोडापुर नई दिल्ली, यहाँ पर पिन कोड दिया गया है 110-0012 में स्थित है। ठीक है,
अब बात आती है कि कृषक अधिकार क्यों दिया गया। ठीक है, कृषक अधिकार क्यों दिया गया, कृषक किस्म क्या है, कृषक कौन है, ये सब आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देखेंगे छोटा सा। ठीक है, देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम लोग देखेंगे कृषक की परिभाषा। कृषक की परिभाषा तो हम लोग देखेंगे पीपीबी एंड एफआर अधिनियम एक्ट 2001 के अंतर्गत, एक्ट 2001 के अंतर्गत जो कि हमने आप लोगों को बताया, उसके अंतर्गत कृषक की परिभाषा देखेंगे। तो कृषक वह है जो अपनी भूमि या खेत में स्वयं खेती करके फसल उगाता है। कृषक कौन है, कृषक वह है जो अपनी खेत में स्वयं खेती करके फसल को उगाता है या अपनी भूमि या खेत में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादन संबंधी प्रत्येक कार्य कराकर फसल उगाता है, या बोल सकते हैं कि उपयोगी गुणों तथा अन्य पहचान के आधार पर किसी परंपरागत अथवा वन्य प्रजाति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ संरक्षित करता है या उसको उपयोगी बनाता है, तो वही होता है क्या, कृषक। तो उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन ही मैंने बताया, क्योंकि वीडियो काफी लंबा है, इसीलिए अगला क्वेश्चन नहीं बताएंगे आप लोगों को। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।